हे एवरीवन, आई एम विशाल उपाध्याय। वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने कैप्चर करा है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, तो उसके विरोध में चाइना, जो वेनेजुएला का दोस्त है, उसने एक यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन बुलाया है। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इस पर डीपली कंसर्न जताया है। और हम यहाँ पर खुद भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका 21वीं सदी में अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा है और जिसका खामियाजा अभी वेनेजुएला ने भुगता है। और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड इसके अलावा उसने इंडिया को भी वार्निंग दी है ना, भारत को भी वार्निंग दी है, कोलंबिया को भी उसने वार्निंग दी है, ठीक है, और क्यूबा को भी उसने वार्निंग दी है। तो यहाँ पर आप समझ पाओगे कि एक एक करके वो अपनी विस्तारवादी जो नीतियां हैं उन्हें आगे बढ़ा रहा है। तो इसके विरोध में चाइना ने कहा है कि कोई भी देश, और इसका मतलब वो छुपाता कैसे अपनी विस्तारवादी नीति को यूएस, तो आप सब जानते हैं कि वो लोकतंत्र का बहाना देता है। लोकतंत्र, कहीं लोकतंत्र खतरे में है। तो यूएनएससी में चाइना के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी देश को पूरी दुनिया की पुलिस बनने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो, कोई भी देश पूरी दुनिया का जज ना बने, एक तरीके से उन्होंने यूएस पर टारगेट किया है। तो यहाँ पर हम ये डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में यूनाइटेड नेशन की क्या प्रासंगिकता रह गई है और आखिरकार यूएनएससी की जो मीटिंग है वहाँ पर क्या हुआ है और किस तरीके से यूएस ने इसके विरोध किया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, जो वेनेजुएला है वो एक लैटिन अमेरिकी एक संप्रभु राष्ट्र है, ठीक है, ध्यान रखिए, लैटिन अमेरिका का एक राष्ट्र है जो लंबे समय से एक राजनीतिक अस्थिरता यानी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका खामियाजा भुगत रहा है। और आपको पता होगा जो मादुरो हैं वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो 2024 में इलेक्ट होकर आए थे और जिसे यूएसए ने कहा था एक तरीके की ये फर्जी इलेक्शन है, मतलब वोट चोरी हुई है। तो इसी तरीके की एक विचारधारा लगातार फैलाई गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर लगातार अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती रही। और आपको पता होगा कि वहाँ पर अभी जो 22 प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, उन्होंने अपना जो नोबेल पीस प्राइज है वो डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट किया है। तो एक तरीके से पता चलता है कि जो वेनेजुएला की वो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं यूएसए का हमेशा से ही हाथ रहा है। और आखिरकार उन्होंने इस चीज़ को साबित भी कर दिया वहाँ के राष्ट्रपति को हटा के। और यहाँ पर आप न्यूयॉर्क पोस्ट का भी आर्टिकल देख पाओगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रशिया और चाइना ने कि जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पर उन्होंने जो यूएस की कार्रवाई है ये वेनेजुएला के खिलाफ, इसकी घोर निंदा करी है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क पोस्ट का आर्टिकल में कहा गया है कि एक तरफ रशिया यूक्रेन में अत्याचार कर रहा है तो वो कोई बात नहीं, एक तरीके से वहीं दूसरी तरफ चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो इसी तरीके से यूएस ने भी अपने जो हित हैं उनको ध्यान में रखा है। तो यहाँ पर यूएस ने क्या गलत कर दिया, ये न्यूयॉर्क पोस्ट का आर्टिकल कहता है। तो वहीं पर यहाँ पर आगे आप देख पाओगे कि देश की जो आंतरिक राजनीति में जो वैचारिक ध्रुवीकरण और आर्थिक संकट इसके प्रमुख कारक रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि जो पॉलिटिक्स में जो वैचारिक ध्रुवीकरण है ना, उसके कारण, जैसे उनके जो 22 प्रेसिडेंट लेडी हैं उनके अलग विचार हैं। आगे हम ये भी समझ सकते हैं कि इसी कारण जो अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध हैं वो बरसों से तनावपूर्ण रहे हैं। ये मतलब एक दिन की कहानी नहीं है। आपको पता होगा कि दिसंबर 2025 में यूएसए ने 2 तेल टैंकर थे, ऑयल टैंकर थे, उन पर कब्जा कर लिया था एक तरीके से जो वेनेजुएला के। पता है उस समय की एक खबर है, मतलब अभी 5-6-10 दिन पुरानी खबर है ये। तो उस कारण आप लगातार देख पाओगे, लगातार यूएसए एक तरीके से ऑयल के पीछे पड़ा हुआ है वेनेजुएला के। और यही पृष्ठभूमि हमें वर्तमान संकट को समझने के लिए आवश्यक है कि किस तरीके से वेनेजुएला को टारगेट कर रही है पूरी दुनिया और कहाँ पर रशिया एंड चाइना उसका पूरा साथ दे रहे हैं। आइए अब थोड़ा यूनाइटेड नेशन के चार्टर को समझने की कोशिश करते हैं, इसके लीगल डायमेंशन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है और वो कहाँ तक सही है। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है वो संप्रभु समानता पर बल देता है और इसी के साथ वो कहता है कोई भी सैन्य कार्रवाई पर वो रोक लगा देता है, ठीक है। आत्मरक्षा या यूएनएससी की अनुमति के बिना कोई भी सैन्य कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं की जानी चाहिए और वो उसे इलीगल मानता है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यूएस की जो कार्रवाई है वो एक तरीके से इलीगल ही है, ठीक है, क्योंकि वेनेजुएला ने ना तो कोई अटैक किया था, यहाँ पर ये खुद ही अटैक करने गए हैं और एक ड्रग्स का बहाना देकर। अनुच्छेद 2 यानी कि जो आर्टिकल 2 है उसका पैराग्राफ 4 कहता है यूनाइटेड नेशन चार्टर का कि सभी सदस्य देश जो हैं वो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी अन्य देश के खिलाफ क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल का प्रयोग
नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे हो, एक तरीके से ये कहा गया है। लेकिन यूएसए ने बिल्कुल यही, अमेरिका ने बिल्कुल यही करा है, एकदम एग्जैक्ट वही करा है। और यहाँ पर आप एक आर्टिकल की न्यूज भी देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएस ने जो ये करा है वेनेजुएला पर अटैक, एक तरीके से ये यूनाइटेड नेशन के मुंह पर तमाचा मारा है उसने। आप समझ पा रहे हो, या तो उसने ये लूप होल का प्रयोग करा है जो आर्टिकल 51 में वहां पर कहा गया अपनी आत्मरक्षा पर तुम अटैक कर सकते हो, या तो उसका यूज करा है उसने, या फिर उसने यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक तमाचा जड़ा है। आप समझ पा रहे हो, तो आप समझ पा रहे होगे एक तरीके से यूनाइटेड नेशन की ये जो नियम कायदे कानून है इसकी धज्जियां बिखेर दी हैं अमेरिका ने। अब ये जो सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है चाइना के द्वारा और इसमें अमेरिका को क्रिटिसाइज किया गया है, वहां पर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना सैन्य कार्रवाई की है, जो यानी कि यूएन का उल्लंघन है उसके चार्टर का। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक असाधारण घटना मानी जा रही है। मतलब किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आओ, और वो भी कोई नॉर्मल देश नहीं है, एक अच्छा खासा जिसके पास सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, वहां के राष्ट्रपति को तुम उठा लाए हो। और यहाँ पर आगे लिखा है कि इस कदम ने, अमेरिका के इस कदम ने, इस तरीके से राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेना और किडनैप कर लेना संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या किसी देश की कोई संप्रभुता है या नहीं है, या फिर कोई शक्तिशाली देश आके उसकी संप्रभुता को कभी भी खत्म कर सकता है। इसके अलावा इस पूरे प्रोसेस ने एक बहुपक्षीय तंत्र को दरकिनार कर दिया है। बहुपक्षीय तंत्र से मतलब है आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम थे वेनेजुएला के साथ तो आप उन्हें बातचीत करके सुलझा सकते थे, आप अलग अलग डायलॉग कर सकते थे। समझ पा रहे हो, मतलब कई रास्ते थे, लेकिन आपने किसी भी रास्ते का पालन नहीं किया। आप उन मुद्दों को यूएनएससी में ले जा सकते थे, यूनाइटेड नेशन में दूसरी बॉडियों में ले जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने जाकर सीधे अटैक कर दिया, जिससे एक पूरे किसी भी देश की संप्रभुता और उस अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर सवाल खड़े हो गए। और देखिए, अगर पूरे विश्व की हम बात करें तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं। इंटरनेशनल रिस्पांस की बात करें तो देखिए, चाइना और रशिया ने तो सीधा सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में सीधा यूएस का विरोध जताया है, कहा है इन्होंने बहुत गलत करा है, किसी भी देश की संप्रभुता को तार तार कर दिया है और ये पूरी दुनिया की पुलिस बनने की कोशिश कर रहे हैं। समझ पा रहे हो, ये घोषित करा है। यहाँ पे देख भी पाओगे ये कि आर्टिकल है, वहाँ पर एक आदमी के ऊपर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का फोटो लगाया और एक तरफ कह दिया ये पूरा तेल मेरा है और दूसरी तरफ बंदूक है। एक तरीके से गुंडागर्दी, दादागिरी की ओर इशारा करा गया है। तो कई देश कह रहे हैं कि संयम और राजनीतिक समाधान भी हो सकते थे इसके, लेकिन अपनाए नहीं जा रहे हैं। भाई हमें एक चिंता का विषय ये है कि जो ये लैटिन अमेरिका है वहाँ पर अनस्टेबिलिटी सामने आ गई है, मतलब स्थिरता एक तरीके से खत्म होती जा रही है। और यह प्रतिक्रिया बहुपक्षवाद के समर्थन को भी एक तरीके से दर्शाती है। बहुपक्षवाद का हो गया मल्टी टेररिज्म। और देखिए, हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में करीबन 5 परमानेंट मेंबर है। कौन कौन? फ्रांस, रशिया, यूएसए, चाइना और यूके। यहाँ पर आप देख पाओगे जो यूएसए के सहयोगी देश है ना, जैसे यूके हो गया, ठीक है ना, जैसे फ्रांस हो गया, वो भी यहाँ पर चुप बैठे हुए हैं क्योंकि इतनी घटिया हरकत करी है यूएसए ने, जबकि रशिया और चाइना ने इसका विरोध किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। इसके अलावा 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। हर साल भारत भी कई बार इलेक्ट हुआ है। तो इसके खिलाफ मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि यह मामला एक ध्रुवीय और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संघर्ष को दर्शाता है। एक ध्रुवीय मतलब कि कोई देश चाहता है सिर्फ मेरी चलेगी पूरी दुनिया में, बहुध्रुवीय मतलब सबका सम्मान किया जाना चाहिए हर देश का। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे एक तरीके से जो यूएनएससी के सदस्य हैं उनमें भी मतभेद मतलब खुलकर सामने आ रहे हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं उनके बीच में। तो आइए अब इसके कुछ फ्यूचर इम्प्लीकेशन मतलब कुछ संभावित भविष्य को भी देख सकते हैं। तो देखिए, वेनेजुएला में जो पॉलिटिकल और जो मानवीय संकट आ गया है, मतलब राजनीतिक और मानवीय संकट आ गया है, वो और गहरा सकता है, समझ रहे हो ना, मतलब और डीप हो सकता है। इस तरीके से वहाँ पर कुछ शरणार्थी संकट भी उपलब्ध हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी बात है। और इसके अलावा अमेरिका चीन रूस संबंधों में भी लगातार तनाव और बढ़ेगा ही। और इसके अलावा चीन और रशिया भी अपने अपने जो लक्ष्य हैं उनके, उसको भी वो फुलफिल करेंगे, चाहे वो हो गया यूक्रेन का लक्ष्य है, चाहे वो हो गया ताइवान का लक्ष्य। आप समझ पा रहे हो बहुत गहराई से, मतलब हर कोई अपने लक्ष्य को जीतेगा। बस इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है ये अपने अपने देखने वाली बात है, क्योंकि हमारे सामने एक छोटा सा बांग्लादेश भी मतलब हमारे विरोध में आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यूएनएससी की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न उठा सकते हैं कि यार इसका क्या ही औचित्य रह गया है। कोई औचित्य नहीं रह गया। कोई भी देश यहाँ पर कहा जाता है कि कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली देश है उसने एक नॉर्मल देश पर अटैक कर दिया। एक तरीके से ये पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है और ये विस्तारवाद नीतियों को भी बहुत गहराई से दर्शाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो यूएनएससी की मीटिंग है, एक तरीके से इसमें अमेरिका का विरोध किया गया है और रशिया चाइना के लिए कई मौके सामने आए हैं।
एंड इस पर इंडिया का क्या स्टैंड है वो तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, जो अपने आप में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, बल्कि इंडिया को कुछ ना कुछ स्टैंड लेना ही चाहिए था। तो आप पूरी वीडियो समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।